पास नीचे तेरे ऊपर भी असर पड़ा रहता है। क्या वो भेड़िया मूवी है, उसके बाद तेरे ऊपर भी असर पड़ा रहता है। भेड़िया भेड़िया चलो चलो नाम भी नहीं सुना। चलो प्रेयर। हाँ चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे हाँ। सो हमारा जो एक दो टॉपिक बाकी है वो देखते हैं। मॉनसून 4 सीज़न तो हमने कंप्लीट कर ली थी और 4 सीज़न के बाद हम मॉनसून की इफ़ेक्ट कैसे कैसे होती है वो देख रहे थे। और लास्ट में हमने देखा था कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसकी वजह से इंडियन पेनिनसुलर में रेन होता है, ईस्टर्न जेट की वजह से। ओके। तो नहीं तो क्या होता था कि जो इंडियन पेनिनसुलर है वो तो रेन शेडो एरिया है, बट जेट स्ट्रीम आती है तो जो ऊपर नॉर्थ इंडिया में रहती है दैट इज़ द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, एंड जो नीचे है मतलब पेनिनसुलर में है दैट इज़ द ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। और ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की वजह से मॉनसून आ जाता है रेन शेडो एरिया जो है हमारा पेनिनसुलर, इंडियन पेनिनसुलर, वहाँ पर भी। तो वो हमने देखा था। एक और टॉपिक देखना है हमें जो जिसका इफेक्ट भी होता है कहाँ पर, मॉनसून पर। सो दैट इज द SO, फुल फॉर्म इज साउदर्न ऑसिलेशंस। ओके, साउदर्न ऑसिलेशंस होता क्या है एक्चुअली, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। मुझे देख लेने दो, वर्ल्ड मैप में ही होगा। जो चैप्टर में जो चीज़ है ना वहाँ पे वो मैप दे देना चाहिए, कोई बात नहीं। देखो ये इंडियन ओशन है हमारा फर्स्ट पेज पे, इंडियन ओशन। ओके, तो ये जो श्रीलंका के साथ ये हमारा जो इंडिया है पूरा, ये पूरा है इंडियन ओशन, और ये वाला है वो पैसिफिक ओशन, लिखा हुआ है ये ऑलरेडी। ओके ना, होता क्या है कि इंडियन ओशन पे लो प्रेशर रहता है पूरे के पूरे इंडियन ओशन पे। ओके, और ये जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। पैसिफिक ओशन पे हाई प्रेशर रहता है और इंडियन ओशन पे लो प्रेशर रहता है, तो विंड्स फ्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर पैसिफिक ओशन से विंड फ्लो कर रही है इंडियन ओशन के टॉवर्ड्स में, दैट मीन्स कि इंडियन ओशन में भी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ओशन में ही बारिश होगी। ओशन में ही मतलब पहले हम अब तक क्या देखते आ रहे हैं, ओशन से लैंड पे आएगा और लैंड पे बारिश होगी। दैट डजंट मीन कि ओशन में कभी बारिश नहीं होगी, ओशन में तो बारिश होगी। तो वो कैसे होगी, पैसिफिक ओशन जो है वो हायर प्रेशर पे है और इंडियन ओशन जो है वो लोअर प्रेशर पे है। सो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर विंड आएगी, एंड ये पैसिफिक ओशंस एंड इंडियन ओशंस। ओके, सो पैसिफिक ओशन से यहाँ पर इंडियन ओशन में एयर आएगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एंड दैट ब्रिंग द रेन। अब होता क्या है इसमें, सम ईयर्स मतलब थोड़े साल ऐसा रहता है, फिर ड्यू टू द जियोग्राफिकल एक्टिविटी ओके चेंज हो जाता है। जैसे क्लाइमेट हमारा नहीं चेंज होता कि सपोज समर का टेम्परेचर रहता था 40 डिग्री सेल्सियस और अब समर का टेम्परेचर रहता है 45 डिग्री सेल्सियस। क्लाइमेट पूरे के पूरे 4 मंथ की बात कर रहे हैं हम, एक दिन का 45 की बात नहीं कर रहे हैं। एवरेज टेम्परेचर इन 4 मंथ दैट वी आर कॉलिंग से क्लाइमेट। लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइमेट, शॉर्ट टर्म के लिए वेदर। सो पूरे का पूरा अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है थोड़े ईयर्स के बाद, जैसे कंटिन्यूअसली लास्ट 10 ईयर्स से ठीक ठाक रेन हो रहा है, मतलब हम मान लेते हैं ऐसे 100 सेंटीमीटर रेन हो रहा है एवरी ईयर, 100 सेंटीमीटर रेन हो रहा है लास्ट 10-15 ईयर्स से। लेकिन फिर अचानक से सारी जियोग्राफिकल सिचुएशंस बदल जाए और 100 से डायरेक्ट 75 हो जाए, 1 साल 2 साल नहीं,
10-15 ईयर्स तक 75 सेंटीमीटर ही रेन रहे, तो उसकी बहुत एडवर्स इफेक्ट होगी। ओके, क्योंकि जहां आदत हो गई थी हमें 100 सेंटीमीटर रेन की, अब आ रहा है सिर्फ 75। ओके, तो ड्रॉट कंडीशन पैदा हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा। पानी तो मिलेगा बट ड्रिंकिंग वाटर सही सही हमें मिलेगा नहीं। तो ये चेंज जब होता है, वैसे ही उल्टा भी हो सकता है कि 100 सेंटीमीटर हो रहा है 10-15 ईयर से, और अचानक से फिर सम सिचुएशंस हैपन एंड उसके बाद हो गया 125-150 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो हर साल इतना ज़्यादा, तो फिर फ्लड आ जाएगा। ओके, भर मतलब डैम भी टूट जाए, क्या पता, हम नहीं सोचेंगे टूट गया तो भरूच गया, हम गए, ऐसा समझ लेना। सरदार सरोवर डैम को कुछ हुआ तो हम गए, भागने का चांस भी नहीं मिलेगा। ओके, उतना बड़ा है, इतना वास्ट है वो। तुम जाना कभी, मुझे तो तुम्हें सब जगह ले जाना है, बट वी विल सी। नहीं तो मैंने पहले ट्यूशन का एक ट्रिप पहले से ही माइंड में सोच के रखा है। नहीं, हाँ, नर्मदा डेयरी वाला। ओके, यहाँ पे अपना जो दूधधारा डेयरी है वहाँ जाएंगे। हमारा ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था साइंस का, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन आता है और सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स किसे कहते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, वो सब कुछ अच्छे से डीपली समझ में आता है ना, उसमें बटर की सब कुछ ही है, तो प्योर किसे बोलेंगे, लाइक दैट। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए अच्छी है, बट हमारा शेड्यूल ही वैसा होता जा रहा है, हमारा और पर्सनली मेरा भी। सो ऐसा कुछ प्लान नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मेरे माइंड में तो है, मे बी नेक्स्ट ईयर तो हम ये कर ही डालेंगे। फिर उसके बाद दूसरा एक जो मेरे माइंड में था, दैट इज़ हम जाएंगे सब लोग ट्रिप पे, टेम्पल जाएंगे। बट कौन से टेम्पल, अभी ये जो 3 दिन सत्संग था ना स्वामीनारायण मंदिर पे, वहाँ पे वो टेम्पल गांधीनगर में है। सो इट मतलब वो नॉलेज की ही बात है। वहाँ पे कोई हमें रीजन नहीं चेंज करवाते, ना किसी के धर्म चेंज, रिलीजन चेंज करवा देते हैं। रीजन बोला मैं, रीजन क्यों चेंज करवाएंगे, रिलीजन। ओके, सो किसी का रिलीजन चेंज नहीं करवाते। कोई तुमने गुरु रखे हुए हैं और टीचर रखे हुए हैं, ओके, फैमिली के, ओके, तो वो भी चेंज नहीं करने हैं। सपोज तुम मान रहे हो शिव जी को, तो वहाँ पे ऐसे शिव जी को नहीं मानना है, ऐसा कुछ नहीं सिखाते हैं। या हम मानते हैं सपोज विष्णु जी को, कृष्ण जी को, तो वहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई तुम छोड़ दो उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो वो जो नॉलेज है, दैट नॉलेज ब्रिंग्स, वो धीरे धीरे वो नॉलेज गेन करते जाएंगे, तो वो नॉलेज से हमारी लाइफ बेटर होती जाएगी। ओके, और मैंने जैसे कल बताया था कि उसमें बहुत सारी बुक्स एंड ऑल भी है छोटे बच्चों, और मैं कल लेके भी आया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि शायद मैं परचेज करूँगा एंड ऑल, तो परचेज कर ली, रहा नहीं गया। सो तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया बुक है। मतलब तुम सोचोगे सर आप इतने बड़े हो के ऐसे बुक पढ़ते हो, बट मज़ा आती है। छोटी जो कार्टून वाली और छोटी, हाँ मतलब बुक तो एक तो प्रेयर बुक है, वो तो इतनी छोटी है 3 रुपीज़ की। ओके, लेकिन दूसरी जो थी वो ये A4 साइज के पेपर्स है, दैट इज़ लाइक प्लास्टिक पेपर, और कलरफुल इमेजेस है और लिखा हुआ है सब। सो ऐसी बुक पढ़ने में है ना, बोर नहीं हो जाते हम, अरे ये क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसा 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 पढ़ते जाते हैं। और वैसे नींद कब आती है, जब कोई फिगर नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, और ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ लिखा हुआ है। तब जैसे कि हम ये बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, अचानक से मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले आऊँ, तो थोड़ी तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, एंथुसियाज्म, अरे हाँ ये देखो पहले भी सर सर्कल बनाते थे, अभी भी सर्कल बना रहे हैं, लेकिन अब बहुत, जैसे अभी मैं सिर्फ एक ही ब्लू मार्कर से ही लिखता जाऊँ, लेकिन ब्लू के बीच में थोड़ा रेड डाल दूँ, ग्रीन डाल दूँ, ब्लैक डाल दूँ, तो थोड़ा आंखों को अट्रैक्टिव लगता है। सो हमारी आंखें वहाँ जाती है, कॉन्सेंट्रेट करना ईजी हो जाता है। ओके, सो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं लेके आया, अच्छा ही है। अभी तो शुरू नहीं की है क्योंकि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, बट मे भी आज से शुरू करेंगे। एक पेज पढ़े तो भी क्या है, इसका एक पेज क्या 1 मिनट में तुम 2-3 पेज पढ़ लोगे, 1 मिनट में, तो तुम 10-15 मिनट बैठे ना तो पूरी बुक खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बुक्स है, जब जैसे हमारी ये 10 पेज की नोट है, लेकिन इतना नहीं लिखा हुआ है उसमें, तो फोटोग्राफ है, ये वो, हार्डली 3 सेंटेंस लिखे हुए होंगे पूरे पेज पे, बाकी तो फिगर और वही सब है। लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझनी है, वो बहुत ज़्यादा डीप है। ओके, सो वी विल डिस्कस समटाइम्स। तो ये 2 चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में है कि हम करेंगे। तुम लोगों के जो सीनियर्स थे वो पास हो गए अच्छे से, आगे 11th में चले गए, 12th में चले गए,
तो मैंने सोचा है कि जब हम जाएंगे तो पॉसिबल हो तो उनको भी बुलाएंगे कि तुम भी आना हो तो आओ, नहीं तो फिर सर हमारे टाइम पे कुछ किया नहीं। अभी भी ऐसा बोलते हैं सर, हम थे तो पहले तो सबसे पहली बैच थी तो मैं नीचे घर पे नीचे बैठ के पढ़ाता था, नीचे ही डायरेक्ट ही मैं बैठ गया और फिर आसपास बैठ जाते थे और पढ़ाता था। फिर ये स्पेशल एक ये साइड वाला रूम तो था, इसको एक्सटेंड किया, फिर इतनी ही चेयर थी दोनों क्लास मिला के, अब दोनों क्लास में इतनी सेम चेयर आ गई है। ओके देन वैसा हुआ, फिर एक एसी आया, दूसरा एसी कूलर लगाया हुआ है, तो अपग्रेडेशन। तो वो बोलते सर हमारे टाइम पे हमको तो आपने बहुत ऐसे किया, बट पार्ट ओके इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, सो दे आर ऑल्सो हैप्पी। चलो सो अब सम सिचुएशन, हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे कि क्लाइमेट अचानक से चेंज हो जाता है, वैसे ही ये जो सिचुएशंस है जहाँ पैसिफिक ओशन से हायर प्रेशर आता है इंडियन ओशन की तरफ, लोअर प्रेशर की तरफ, तो वो रेन लेके आता है। सो होता क्या है कि ये सिचुएशंस बिकॉज ऑफ सम चेंजेस चेंज हो जाती है। तो अब क्या हो गया, पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो गया और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो गया। ओके ये सिचुएशन अगर चेंज हो गई तो हो क्या गया, पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो गया और इंडियन ओशन में क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। तो इंडियन ओशन में हाई प्रेशर और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जाएगी, तो यहाँ की भी सारी विंड वो साइड चली जाएगी। तो एक्चुअली जो इंडिया का मॉनसून है वो वेरी बैडली अफेक्टेड होगा और वो वीक हो जाएगा। मतलब इंडिया में मॉनसून कम होगा, रेन कम गिरेगा। क्यों? क्योंकि सारा रेन विंड जो मॉइस्चर वाली विंड थी वो तो चली गई वो साइड। ओके तो यही some years there is a reverse condition happens and this periodic changes is known as or is called as southern oscillation। साउथ में है इसलिए southern oscillation। oscillations हम वर्ड कब यूज करते हैं, हाँ पेंडुलम। तो ये यहाँ से सपोज गया फिर वहां से वापस भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जा ही रहा है। ओके जो गया फिर थोड़े टाइम के बाद वापस भी आ रहा है, वैसे ही यहाँ से सपोज वहां से यहाँ एयर आई, ऐसा नहीं कि आती जा रही है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ से वापस भी जा रही है। तो थोड़े टाइम के बाद मतलब 6 मंथ 1 ईयर नहीं, वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड होता है, उसके बाद फिर वैसा शुरू हो जाता है। तो सपोज ऐसा समझो 3 साल तो ऐसे आ रहा है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो अच्छी खासी बारिश हुई और अब पीरियोडिक चेंज हो गया है। दैट मीन्स अब हायर प्रेशर इंडियन ओशन में, लोअर प्रेशर पैसिफिक ओशन में, यहाँ से एयर जाएगी, विंड जाएगी, तो फिर वो साइड वहाँ पे ज़्यादा मानसून हो जाएगा और यहाँ का मानसून कम होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि यार हर साल तो अच्छी खासी बारिश होती है और इस बार तो मतलब नॉट इवन एवरेज भी नहीं है। मतलब सपोज हर साल 100 सेंटीमीटर होती है और इस साल से 30 सेंटीमीटर ड्रॉट आ गया, लोग लड़ रहे हैं पानी के लिए। ओके लाइक दैट ऐसा होता है बहुत सालों में एक बार, हर साल नहीं होता, बहुत सालों में कभी कभी हो जाता है। ओके तो ये जो कंडीशन है, ये जो प्रेशर है, वो प्रेशर हम कहाँ मेजर करते हैं? तो इंडियन ओशन की एक जगह है डार्विन, इंडोनेशिया के पास। ओके डार्विन, तो डार्विन में हम मेजर करते हैं प्रेशर इंडियन ओशन में, और पैसिफिक ओशन में भी एक जगह है तहीती, वहां पे हम मेजर करते हैं प्रेशर। ओके सो सपोज ऐसा समझो कि दिस इज से तहीती, ओशन के बीचों बीच तहीती, एंड से हियर इज द डार्विन। सो वो दो जगह पे हम नहीं तो क्या होगा कि प्रेशर जैसे तहीती, ये ऐसा समझो कि ये हमारा डार्विन है और ये तहीती है, यही दो जगह पे चेंज मेजर किया, नहीं तो यहाँ से यहाँ भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर डेट चेंज हमेशा डिफरेंट आएगा ना। ओके मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ इतना डिफरेंस आया, तो ये सपोज ये लेंथ का डिफरेंस है से 5 सेंटीमीटर। अब तुम यहाँ तो यही पॉइंट रख रहे हो, लेकिन यहाँ अब यहाँ से मेजर नहीं कर रहे, यहाँ से मेजर कर रहे हो, तो ये डिफरेंस आ गया। देखो ये लेंथ कितनी कम बढ़ गई, ये लेंथ बढ़ गई ना 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये तो लेंथ के रिस्पेक्ट में है, वैसे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे हम भरूच का टेम्परेचर अभी तुम गूगल करो तो वो दिखा देगा कि 17 डिग्री सेल्सियस। हम बोलेंगे सर कहाँ 17, यहाँ तो 20 लग रहा है। तो ओवरऑल भरूच का एवरेज टेम्परेचर 17 है। एक जगह हम जहाँ है वही भरूच थोड़ी है तो बाकी सब क्या है फिर? तो भरूच पूरा भरूच है ना, तो भरूच के कौन से पार्ट में, भले भाई कौन से पार्ट में नहीं, ओवरऑल टेम्परेचर उतना है, लाइक दैट।
एवरेज, ओवरऑल इन द सेंस एवरेज टेम्परेचर। तो कहाँ मेजर करते हैं, एक मार्क में पूछा जा सकता है, डार्विन इन इंडियन ओशन एंड तहीती इन पैसिफिक ओशन। ओके, दूसरा एक टॉपिक है ऐसा ही जिसकी वजह से मॉनसून पे इफेक्ट होती है, दैट इज अल नीनो। अल नीनो, ओके, एल डोरेडो नहीं एल नीनो। ओके, सो एल नीनो में क्या होता है, हमने देखा था ओशन करंट्स के बारे में। तो ओशन करंट्स में जनरली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ठंडा, मतलब कि ओशन करंट्स बहता है एंटार्क्टिका से। एंटार्क्टिका से ओशन करंट आते हैं हमारे साइड में, मतलब इंडिया साइड में, एंटार्क्टिका से। ये सपोज ये रहा एंटार्क्टिका नीचे वाला। सो यहाँ से ओशन करंट आ रहे हैं ऐसे। ओके, ऑब्वियसली यहाँ से आएंगे तो ठंडे होंगे, तो दैट विल टेक और दैट विल कम विद द कोल्ड। ओके, वो ऑब्वियसली ठंडे ही होंगे, एंटार्क्टिका से आ रहे हैं। और ये वन टाइप ऑफ करंट है। ओके, और दूसरे जो ओशन करंट्स होते हैं तो वो इक्वेटर पे से आते हैं। तो इक्वेटर पे तो हमने देखा है कि इक्वेटर पे तो सबसे ज्यादा सनराइज आएगा। सो इक्वेटर से जो करंट आएंगे वो हॉट होंगे, और एंटार्क्टिका से जो करंट आएंगे वो ठंडे होंगे। सो जो एंटार्क्टिका से आ रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, पेरुवियन करंट। ओके, पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट। ओके, जो एंटार्क्टिका से आ रहे हैं वो, और इक्वेटोरियल से आ रहे हैं उसको तो इक्वेटोरियल करंट ही बोलते हैं। ओके, सो ये एक्चुअली क्या है कि अभी ठंडे मतलब जो एयर भी आएगी तो पर्टिकुलर एंटार्क्टिका से आएगी, वो ठंडी है, और जो इक्वेटर से आ रही है वो क्या है, या कहीं हाँ चलो। सो कहाँ थे हम, क्या बोल रहे थे, हाँ कि ये जो पेरुवियन करंट है तो वो करंट मतलब वो ठंडा ही देगा इफेक्ट, तो वो विंड आएगी वो भी कोल्ड आएगी। और जो इक्वेटोरियल प्लेन से आ रहा है इक्वेटोरियल करंट, वो क्या होगी, हॉट होगी, गर्म होगी। ओके, तो वापस हाँ, तो क्या हुआ, वॉच, हाँ वो फोन चल रहा है ना। सो ट्यूशन मारती, हाँ ट्यूशन मारती, 6:30 6:45 7 વાગે જેવું, 6:45 हाँ चलो। सो क्या है, हाँ चलो, तो अब क्या होगा कि ये जो एल नीनो है, ओके, ये जो प्रेशर चेंजेस है उसकी वजह से भी इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास दोनों आ रहा है, मतलब कि ठंडी विंड भी आ रही है और कोल्ड विंड भी आ रही है और हॉट विंड भी आ रही है। तो इसे बोलते हैं एनसो। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनसो। सो दैट इज अल नीनो। EN मतलब अल नीनो एंड SO मतलब साउदर्न ऑसिलेशंस। ओके, वहां पर भी वैसा ही था कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर मतलब ठंडी और गर्म ही हुआ ना, लो प्रेशर मतलब ठंडी, लो प्रेशर मतलब ठंडी है, एंड हाई प्रेशर मतलब गर्म है। ओके, सो यही तो हुआ वो भी, तो यहाँ पर भी ठंडा और गर्म ही है। सो इसकी वजह से भी रेन आएंगी, इसकी वजह से भी क्या आएगी, रेन आएगी। और ये सारा बेनिफिट ज्यादातर किसको मिलता है, पेनिनसुलर। तो अच्छी बात है, देखो, क्योंकि जो नॉर्मल मॉनसून है वहाँ वो लोग के पास कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, वो देखा ना हमने, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, देन हमने देखा अल नीनो देखा, साउदर्न ऑसिलेशंस देखा, ये सब की वजह से जो इंडियन पेनिनसुलर है वहाँ पे बारिश हो जाती है। अदरवाइज जो रेगुलर मॉनसून है उसमें तो वो नो रेन शेडो एरिया है। ओके, समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं? हाँ हाँ या ना बोलो हाँ चलो, तो ये है हमारा एनसो, दैट इज अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, और सिर्फ EN बोले तो अल नीनो, लाइक दैट। सो और नेक्स्ट लास्ट है हमारा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के नॉर्थ में से पास होता है 8 स्टेट। कौन से 8 स्टेट थे?
याद नहीं है फर्स्ट चैप्टर। हाँ फिर भी ट्राई करो। गुजरात, 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 MP, मध्य प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश इंडिया की बात चल रही है। हाँ। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं होता, नीचे वो तो नीचे है उड़ीसा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये है ना, राजस्थान से भी जाता है राजस्थान, थोड़ा पार्ट। हाँ एकदम थोड़ा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहारी, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। हाँ क्या क्यों वो साइड नहीं है इंडिया में? हाँ हाँ, यहाँ पे तो राजस्थान में कहाँ पे? ये पेज नंबर 37, पेज नंबर 5 पे देखो, झारखंड रह गया सर, ये रहा पेज नंबर 5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। झारखंड, हाँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान का देखा पार्ट दिखा अभी, रतलाम बोलते हैं ना हम, नजदीकी है। मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मेघालय नहीं, मिजोरम। तो याद रह गए, ये 1 मार्क में पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। बारिश वाला कौन सा बारिश वाला? वो स्वामी शरण। मौसी नरम, मौसी नरम है। मौसी नरम याद रहे। अब मैं नहीं बोलूंगा। अब हाँ मेरी भी मौसी नरम है। अब तो मैं नहीं बोलूंगा मौसी नरम। अच्छा चलो, सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक्चुअली 8 स्टेट्स में से पास हो रहा है, बट 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन और नीचे वाला ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल मतलब हम जो इक्वेटर के पास वाला लेते हैं वो ट्रॉपिकल, और उसके ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। और जनरली जो हिमालयाज है, तो हिमालयाज भी एवरेज अगर देखा जाए तो 6000 मीटर की हाइट वाले हिमालयाज है। वो ऐसा समझो कि इतना अच्छा बेनिफिट मिला है इंडिया को। यही तो हमने बात की थी ना कि दैट इज द रिसोर्सेज व्हाट वी हैव। दूसरी कंट्रियों के पास ऐसा रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सब कुछ ही है। ओके, ओशन, माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, जंगल, फॉरेस्ट, ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्लेन्स है, सब कुछ ही है। ओके, सो हिमालय सेव्स अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सर्बिया। ओके, जो सर्बिया से कोल्ड विंड आती है ना, तो पूरे वर्ल्ड मतलब हमारे ऊपर वाले पूरे एशिया एंड और ये कहाँ गया इंडिया, हाँ तो ये साइड है सर्बिया यहाँ पे। ओके देखो, यहाँ देखो ये साइड सर्बिया है, यहाँ से सारी विंड आती है एकदम ठंडी वाली। ओके, हिस्ट्री में तुम पढ़ोगे कि जब वो लोग मानते नहीं है रशियन उनको वहाँ भेज देते, किनको, पॉलिश को, पोलैंड के लोगों को जो पॉलिश बोलते थे उनको बोले रशियन बोलो, बोले नहीं बोलेंगे तो उनको भेज देते थे। और कपड़े वपड़े भी जो है वो है फटे हुए और निकाल भी देते थे, बहुत मर ही जाते थे। वहाँ पे जाना मतलब क्या है, डेथ सेंटेंस ही है, लेकिन डायरेक्ट मारना नहीं, टॉर्चर करके मारना, लाइक दैट। सो हिमालय है, तो ये जब सर्बिया से आती है सारी कोल्ड विंड्स, तो हिमालय की वजह से हम बच जाते हैं। अदरवाइज हिमालय नहीं होता तो गए ही थे हम, मतलब हमारा नॉर्थ इंडिया तो जाता ही। तो क्यों नॉर्थ इंडिया ही जाता, पूरा इंडिया क्यों नहीं जाता? पूरे इंडिया में मॉडरेट इफेक्ट ऑफ ओशन आ जाता है ना, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन आ जाता है, तो हमारा तो ओशन कनेक्टेड है, तो थोड़ी बहुत लगेगा, लेकिन उतना नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो पूरा ही आ जाएगा। ओके, तो हिमालय हमें सेव करता है वो ठंडी विंड से, सर्बिया वाली ठंडी विंड से। ओके, सो वही है। और लास्टली बोला गया है कि मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कि जो इंडिया है हमारा, तो इंडिया में जो मॉनसून है इट इज़ अ यूनिफाइंग बॉन्ड, मतलब कि सब लोग वेट करते हैं मॉनसून का। मेजरली जो हमारे फार्मर्स है तो ऑब्वियसली वेट करेंगे कि मॉनसून आएगा। और देखा जाए तो बहुत सारे फेस्टिवल्स वही टाइम पीरियड के दौरान आते हैं। ओके, मतलब फिर ऐसा ना बोलना कि सर संक्रांति दिवाली का क्या। ओके, वैसे तो हमारा पूरे साल ही फेस्टिवल्स रहते हैं, बट ऐसे सब कुछ लिंक्ड है। ओके, और कितनी लाइफ इफेक्ट होती है हमारी, हमने देखा कि मॉनसून पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो साउदर्न ऑसिलेशन का इफेक्ट होता है, अल नीनो का इफेक्ट होता है,
कितनी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम का इफेक्ट होता है, वो सारा हमने देखा। लेकिन मॉनसून का इफेक्ट भी इंडियंस पे बहुत ज़्यादा होता है और उसी से हमारा बिजनेस चलता है, खाना पीना मिल रहा है। अच्छा मतलब ऐसा समझो कि और अगेन फिर हम बोलेंगे दैट्स व्हाई मॉनसून इज द बेस्ट सीजन। ऐसा नहीं है, मॉनसून बेस्ट भी इसीलिए है क्योंकि समर में वो समर अपना काम करता है। समर में अगर समर अपना काम ना करे, मतलब गर्मी हुई ना, तो बारिश मॉनसून में बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि समर में समर का काम नहीं हुआ है, गर्म नहीं हुआ है। तो गर्म नहीं होगा तो लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, और लो प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ तो फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली जो विंड आ रही थी वो इक्वेटर के पास से, फिर 2 ब्रांचेस बनी, वो सब कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में जैसा प्रेशर है और ओशन में थोड़ा सा हाई प्रेशर है, तो थोड़े से हाई प्रेशर में सिर्फ किनारों पे कोस्टल जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पे थोड़ी बारिश हो जाती, पूरे इंडिया में नहीं होती। कितना लो प्रेशर क्रिएट हुआ है सो दैट पूरा नीचे से, मतलब तमिलनाडु और केरला नीचे से पूरा उठा के यहाँ पे आसाम तक जाता है और यहाँ पे गुजरात में से पास होके गंगा प्लेन के वेस्ट तक जाता है और फिर वापस रिटर्न भी आता है। ओके, तो अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता प्रेशर में तो भाई ये तो यहाँ से गए यहाँ तक पहुँचे, बस प्रेशर डिफरेंस खत्म, तो यहाँ से वापस निकल गए, आगे जाएंगे ही नहीं। मे बी गुजरात तक भी ना आए, मुंबई में बारिश हुई और गए, बोलो। बट इतना हाई प्रेशर, इतना लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है सो दैट हाई प्रेशर वाली विंड आ सकती है। समझ में आया? सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, अच्छा चैप्टर था, मजा आई, समझ में आया? सब समझ में आ गया ना? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो, सो अब बात करते हैं हम वापस, अभी जियोग्राफी से आ जाते हैं साइंस पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। सर साइंस मैंने बोला तो था। क्यों जा रहे हो? ट्रिप, स्कूल ट्रिप कहाँ ले जा रहे हो? तो अपना नेक्स्ट टाइम रखेंगे, तुम चिंता मत करना। हाँ पक्का सर। हाँ, तो ये नहीं आएगा, इनके रेट से कम देना बस। अरे वो तो कितने रेट में ले जा रहे हो? 2500 में क्या मतलब खाना पीना भी उसमें ही, सब कुछ, ट्रैवलिंग सब कुछ। हमारा फ्री में ले जाना स्कूल में लेट जा, चलो चलो लेट जा। 8 तारीख के जवाब हाँ, क्यों? अरे तो लेकिन कल बात कर रहे थे तुम लोग के साइंस आने वाला है, पर है ना तूने चाहे? हाँ तो कर लेते। मैथ्स में कौन सा बाकी है हमारा? कौन सा है? नहीं सोना, क्या नहीं? मतलब चैप्टर एंड में नहीं सोना, नहीं सुना? बोरिंग बोल रहा है क्या? बोरिंग बोल रहा है। देखो भाई, कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगे या कोई चैप्टर बोरिंग लगे, करना तो पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। बोरिंग लगे तो भी करना पड़ेगा और फेवरेट लगे तो करोगे ही, बट उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबको ही इक्वल ट्रीट करो, अच्छे मार्क्स लाओ। चलो चलो अभी सुनो, चलो सर 6 चैप्टर हम लोगों को। फिर कहाँ से इंटरेस्ट आएगा? चलो, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, क्या हुआ? ट्रायंगल। हाँ, सो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम ऑलरेडी इसके साइंस के मतलब केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम्स होते हैं, हमारे एलिमेंट्स के एटॉम्स होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहले तो 118 एलिमेंट्स हैं, तुम लोगों को याद हो गए होंगे आई थिंक 1 to 20 तो एटॉमिक। 10 याद है। तो कब करोगे? 10 याद है। वो साइंस से भी वापस सब कुछ घूम घाम के वापस साइंस पे आए, फिर भी अभी भी नहीं हुए। नंबर याद नहीं है, मास के आंसर हमें पूछा नहीं याद से। ना चलो तो याद कर लो, फटाफट याद कर लो। ओके, और एटॉमिक मास भी मैंने बोला था।
देखो ये 10th वाले हैं ना, पुशअप्स और वो सब कर रहे हैं, सिटअप्स, जब ना आए तो मैं स्टार्ट नहीं किया है, फिर तुम लोगों को भी मैं रोज पूछूंगा और नहीं हुआ ना तो फिर यहाँ पे करनी पड़ेगी सिटअप्स एंड ऑल। पूछना तो है ही, तुमको एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो। अच्छा चलो तुम आगे आ जाओ। हाँ अभी यहाँ देखो, चलो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स है। मैंने तुम्हें बोला था कि 1 to 20 वाले एटॉमिक नंबर अगर तुम याद कर लोगे सो इट विल बी हेल्पफुल इन 9th एंड 10th ऑल्सो। एंड जो सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे उसके लिए भी तुम्हें एटॉमिक मास भी याद रहना चाहिए, वो मैंने तुम्हें बताया था। और मैंने बताया था ही तुम्हें कि ऑलमोस्ट वो क्या होता है, जनरली डबल ही होता है। ओके कोई ही ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें वो डबल नहीं होता है। ओके अदरवाइज वो क्या होता है, डायरेक्टली डबल ही हो जाता है। मतलब डबल ही हो जाता है मतलब जैसे एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6 तो उसका एटॉमिक मास होगा 12, डबल ही हो जाता है। ओके और अगर तुम्हें एक सीक्रेट बता दूं तो सीक्रेट देख लो, क्या कि अगर एटॉमिक नंबर उसका इवन है, एटॉमिक नंबर क्या है इवन, तो अगर एटॉमिक नंबर इवन है सो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2 इंटू से एटॉमिक नंबर से n। ओके और से z लिख लो। तो z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, z मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड, मतलब उसका डबल कर दो। जैसे कार्बन है तो कार्बन का डबल कर दो, तो 6 है एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास हो जाएगा 12। ओके लाइक दैट। ओके और अगर ऑड है एटॉमिक नंबर तो 2z प्लस 1 कर दो। क्या कर दो, 2z प्लस 1। ओके इसके थोड़े मतलब चार इसके एक्सेप्शंस है जिसमें ये रूल लागू नहीं होगा। ओके सबसे पहला एक्सेप्शन, पहला ही वाला एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 मतलब क्या ऑड। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, तो उसका एटॉमिक मास इसके हिसाब से 3 होना चाहिए लेकिन 3 नहीं है। तो कितना है उसका एटॉमिक मास 1 ही है। ये एक ही ऐसा है जिसका सेम है। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में अभी हम बात करेंगे, वो बाद में चलो बता देता हूँ, लेकिन इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ही नहीं है। हाँ ये तो एलिमेंट है ना, एलिमेंट के एटॉम होंगे। जैसे ये पेज सपोज पूरा का पूरा पेज कार्बन से बना हुआ है, तो इतने सारे कार्बन मिलके पूरा पेज बना है। अब जैसे हमने बात की थी कि पेज को फाड़ते जाओ, एकदम छोटा बन जाएगा, फिर नहीं फाड़ सकते, फिर तुम कुछ मशीन लेके आओ, सीजर लेके आओ, कटर लेके आओ, ब्लेड लेके आओ, उसमें फाड़ो। एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटॉम। ऐसा ही तो डेफिनेशन देखा था हमने, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा वाला पार्ट। ओके दैट इज द एटॉम। अभी एटॉम इतना छोटा है फिर भी उसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हम ये चैप्टर में देखेंगे। तो एक तो है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा है बेरिलियम। बेरिलियम का क्या है 4, तो बेरिलियम का 4 है, 4 मतलब इवन है, तो उसका 2z मतलब 4 2 8 होगा, लेकिन 8 नहीं है 9 है। कितना है 9। ओके तो ये एक्सेप्शंस है सारे जो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देन है नाइट्रोजन। ओके सो नाइट्रोजन का कितना है 7, तो 7 मतलब ऑड मतलब कितना हो गया 7 2 14, 14 प्लस 1 15, लेकिन 15 नहीं है 14 है। ओके दैट इज नाइट्रोजन। एंड लास्ट याद करने पड़ेंगे। हाँ एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे। और जो आर्गोन है, आर्गोन का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? आर्गोन का एटॉमिक नंबर है, नीचे मत देखो, 18। वो 18 है, तो 18 मतलब इवन मतलब 2, तो 18 2 36, लेकिन 36 नहीं है, इसका एटॉमिक मास है 40। ये 4 एक्सेप्शंस है, बाकी सब में तुम ये रूल लगा दो। जैसे हीलियम, तो हीलियम है 2 मतलब इवन, तो इवन के लिए 2z, तो 2 इंटू 2 4, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4।
फिर ले लो लिथियम, तो लिथियम मतलब 3, सो 3 ऑड है तो 2 3 6, 6 + 1 7, तो उसका एटॉमिक मास 7। समझ में आ गया? सबके लिए रूल लागू हो जाएगा, लेकिन और सबके लिए मतलब बस चले मत जाना तुम पूरे 118 एलिमेंट्स के लिए 1 to 20 में लागू करना, ओके। और 1 to 20 में भी और एक है जो अभी मुझे ध्यान में आया, पता नहीं है एक्सेप्शन में क्यों नहीं है, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन का है हमारा 17, तो 17 मतलब ऑड, ओके। तो वैसे 35 आ जाएगा, लेकिन कैसे 35 आ रहा है मैं बता रहा हूँ। 17 मतलब क्या? ऑड मतलब 17 2 जा 34, 34 + 1 35, तो उसका एटॉमिक मास 35 है, इसलिए हमने एक्सेप्शन में नहीं लिखा। लेकिन ये 35 आता कैसे है वो हम ये चैप्टर में देखेंगे, ओके। हम देखेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ओके, वो सब सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये सारी बातें देखी थी। तो एक एटॉम है, सपोज हाइड्रोजन का एटॉम है, तो हाइड्रोजन का ये एटॉम है, और दूसरा सपोज हीलियम का एटॉम है, तो ये सपोज हीलियम का एटॉम है। हाइड्रोजन का एटॉम और हीलियम का एटॉम सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? दिखने में अगर सेम है तो सारे ही स्फीयर ही दिखेंगे, एक एटॉम को तुम देखोगे तो वो स्फीयर ही दिखेंगे, तो सेम प्रॉपर्टीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट है। इसी के अंदर एटॉमिक नंबर मतलब क्या याद है? एटॉमिक नंबर मतलब क्या था? एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो चैप्टर में था नहीं, लेकिन हमने एटॉमिक नंबर तो देखा था कि इसका एटॉमिक नंबर ये है। अब उसका एटॉमिक नंबर ये है, उसका मीनिंग क्या वो हम अभी देखेंगे, ये चैप्टर में देखेंगे। सो अंदर हमने 3rd चैप्टर में क्या देखा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉम। लेकिन ये बात मैंने बोला था ना कि गलत प्रूव हो जाएगी, तो दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्ट, उससे भी छोटे, एटॉम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वही हमें देखने हैं, ओके। तो सब लोग ऐसे ही वेले बैठे थे और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटॉम के भी अंदर है उसको क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटॉम तो है ही, लेकिन एटॉम की बात नहीं चल रही है, सब एटॉमिक, एटॉम के अंदर वाले, तो उसको बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए चालू हो गए 20th सेंचुरी में, मतलब 1901 से स्टार्ट हो गए थे, ओके। सबसे पहले महानुभव, ओके, ई गोल्डस्टेन। क्या नाम है? ई गोल्डस्टेन, आइंस्टाइन का ई, ओके, गोल्डस्टेन, ई गोल्डस्टेन, ये हमारे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था एक्चुअली, समझो उन्होंने क्या किया था, ये डिटेल्ड में वापस 11 साइंस में तुम जाओ तो डिटेल्ड में वापस आता है। मतलब 11 साइंस में तो जाओगे ही, मतलब साइंस लो तो, ओके, जरूरी नहीं है जाओ, डिप्लोमा करो तो नहीं जाओगे, हाँ, बट 11 साइंस किया, डिप्लोमा किया तो भी आएगा है। 11 साइंस किया तो उसमें इसकी डीप स्टडी आएगी, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट आएगा। यहाँ हमें सिर्फ समझना है कि वो भाई साहब ने किया क्या, ओके। तो उन्होंने ऐसा एक कंटेनर लिया था, और ये कंटेनर में गैस था। क्या था? गैस। ये कोई पर्टिकुलर गैस उन्होंने ये कंटेनर में डाल दिया, और यहाँ पे बैटरी है, वो बैटरी से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो ये गैस एक कंटेनर में भेजा, और यहाँ से क्या पास करवाई? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो उन्होंने देखा कि पर्टिकुलरली यहाँ से रेज निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? रेज निकल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जैसे ये बल्ब हम देखते हैं तो कैसे ऐसे रेज निकल रहे हैं, बल्ब में से रेज निकल रहे हैं ना, स्विच बंद करेंगे तो बल्ब में से रेज नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने देखा कि यही है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास की और रेज निकली, वही कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिसिटी पास की तो बंद कर दो अभी स्विच, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी फ्लो होना, तो रेज नहीं निकलेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो वैसा ही, बंद मत करना हो तो वैसा ही, ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसमें से रेज निकले, और ये रेज को उन्होंने पर्टिकुलरली नाम दिया है कैनाल रेज। क्या? कैनाल रेज, CANAL, कैनाल रेज, ओके। सो कैनाल रेज उन्होंने कैनाल रेज उनको मिले, ओके। और ये कौन सा था? हाई वोल्टेज करंट पास किया था। कौन सा? हाई वोल्टेज करंट पास किया था। और ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर था? लो प्रेशर गैस।
सो ये लो प्रेशर गैस था, गैस तो है ही लेकिन कौन सा प्रेशर का है, लो प्रेशर का गैस है। सो व्हाट आर द कैनाल रेज, अगर ऐसा पूछे तो कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैनाल रेज जो निकले वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कब, व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास्ड थ्रू अ लो प्रेशर गैस। सिंपल। तो एक मार्क में पूछा जाए व्हाट आर कैनाल रेज, तो हम बोल सकते हैं कैनाल रेज आर नथिंग बट दे आर दी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स which are produced when high voltage current is passed through the low pressure gas। कैनाल रेज मतलब बल्ब, उतना याद रख लो। तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में भी गैस भरा हुआ होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी पास की, कौन सा गैस? तो पर्टिकुलरली डिफरेंट जैसे हीलियम। ओके, हीलियम, तो हीलियम गैस भरा हुआ होता है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, और पहले के उसमें था, अब तो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्ब आ गए हैं। ओके, एलईडी एंड ऑल सब कुछ अलग अलग आ गया है, लेकिन हम सोचते हैं कभी बल्ब और वो पूरा ट्यूबलाइट होता है ना, वो कभी खाली बिगड़ गई हो फिर फोड़ना, ऐसे आवाज आएगी ऐसे बहुत जोर से। आवाज कहाँ से आती है, सिर्फ कांच के टुकड़े टूटने की आवाज नहीं है, वो उसके अंदर गैस भी है, वो भी बाहर निकलता है विथ बर्स्ट, इसीलिए हमें आवाज। जैसे बलून है तो बलून की हवा ऐसे ऊपर से थोड़ा जो कट मारा हुआ है तुमने, टाइट नॉट लगाया हुआ है, वो अगर स्लो हो गया, लूज हो गया, तो अंदर से एयर धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन तुमने ऐसे अचानक से प्रेस किया, फटेगा वो, तो वो पहली कंडीशन में भी एयर निकल रही थी, या दूसरी कंडीशन में भी एयर बाहर निकल गई, इसलिए दूसरी कंडीशन में आवाज आया, पहली कंडीशन में आवाज नहीं, ऐसे 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 करके सारी एयर निकल गई। ऐसा होता है ना, जो बलून हो ऑलरेडी, तो उसकी जो टाई की हो हमने नॉट, वो अगर लूज हो जाए, धीरे धीरे लूज हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा, अंदर से गैस रिलीज होता जाएगा। इसीलिए तो हमने फुलाया हुआ है इतना, फिर 6 घंटे बाद इतना सा हो जाएगा, नीचे पड़ा हुआ होगा कहीं, लाइक दैट। ओके, सो याद रह गया, फिर से बता रहा हूँ, कैनाल रेज। तो कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैसे आए भाई ये, प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई वोल्टेज करंट passed through low pressure gas container, that's it। okay, चलो बोलो कुछ। ये हाँ, कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस हुए, हाई वोल्टेज गैस, हाई वोल्टेज करंट पास थ्रू, किसमें से पास किया करंट, हमारे में से, गैस में से, हाई वोल्टेज करंट पास थ्रू लो प्रेशर, करेक्ट। ओके, हाँ चलो। सो अब तो ये जो कैनाल रेज निकले हैं उनको नाम दिया है प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया है, प्रोटॉन्स। तो हमने बोला ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको याद रखना, प्रोटॉन का पॉजिटिव, हाँ P प्लस लिख सकते हैं। ओके, सो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, नहीं नेगेटिव वाले दूसरे, हाँ प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कैनाल रेज में बोला ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। सो प्रोटॉन्स, लेकिन ये प्रोटॉन इनको इतना मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही, देखो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, बट नीचे वाला जो भाई साहब आए उनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो दूसरे भाई साहब कौन है, साइंटिस्ट हमारे जे थॉमसन। कौन है, जे थॉमसन। ओके, कौन है, जे थॉमसन। देखो हमारे चैप्टर में अभी हमने प्रोटॉन ढूंढ लिया है, तो एटॉम के अंदर प्रोटॉन है, ये हीलियम, सपोज गैस भरा हुआ था, गैस में से ही निकला, मतलब गैस का जो एटॉम होगा उसके अंदर प्रोटॉन होंगे तभी तो निकले, नहीं तो निकले कहाँ से, कुछ ना कुछ अंदर होगा तभी तो निकलेगा। अंडरस्टूड। ओके, चलो। सो अब बात कर रहे हैं जे थॉमसन। तो जे थॉमसन की अपनी ही थियरी है, तो उन्होंने भी रिसर्च किया, और उनके रिसर्च के अकॉर्डिंगली वो बोल रहे हैं कि जो एटॉम है, एक एटॉम, दैट एटॉम इज लाइक, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो लाइक अ वाटरमेलन। क्या, लाइक अ वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में जो भी रेड पार्ट है जो हम खाते हैं,
Okay, all those material is positively charged particles, that is proton. Okay, तो suppose ये watermelon है तो पूरे का पूरा watermelon में ही तो होगा भाई. Okay, तो वो बोल रहे हैं कि प्रोटॉन सभी जगह पे है. Okay, और जो हम निकाल देते हैं या कोई लोग मैं भी खा जाता हूँ कभी seeds, तो पूरे में जो छोटे छोटे बीच में seeds है, तो seeds are electrons. समझ में आया? उनकी थियरी के अकॉर्डिंगली ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो एटॉम है, एटॉम में बहुत ज्यादा अमाउंट में कौन है? प्रोटॉन, क्योंकि वही पार्टिकल वही मटेरियल ज्यादा है ना. वाटरमेलन को एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, हाँ बुक में भी दिया हुआ है ये एग्जांपल. ओके, जैसे कि तुम पेस्ट्री खा रहे हो, केक खा रहे हो, उसके बीच में रेजिन आ रही है, वो द्राक्ष बोलते हैं हम, वो आ रही है. तो द्राक्ष में केक है या केक में वो है? केक में रेजिन है ना. तो वैसे ही वाटरमेलन में सीड है या सीड में वाटरमेलन है? कोई खा रहा होगा और इतने सीड है, भाई सीड में वाटरमेलन है या वाटरमेलन में सीड है? ओके, बट जनरली क्या होता है, वाटरमेलन में सीड होते हैं. तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि पुश बातें नहीं. सो पूरा जो पार्टिकल होता है, देखो जिसको डिस्कशन करना हो बाहर जाके करो. सो पूरा जो एटॉम होता है, उसमें एटॉम में सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो यहाँ सब जगह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसे भरा पड़ा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से. और जैसे सीड होते हैं बीच में, तो बीच में सीड है बीच में, लेकिन कम होते हैं ना, वो पार्ट से तो कम ही होते हैं, रेड पार्ट से तो सीड कम ही होते हैं. ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने बोला कि ये जो सीड है उतने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. मतलब जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. पॉजिटिवली चार्ज को हमने बोला क्या? प्रोटॉन्स. तो जो सीड्स है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसका उन्होंने नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन. और उन्होंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और इसके लिए उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था. नोबेल प्राइज इज दी हाईएस्ट. हाँ सही सुना तुम लोगों ने, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम, बट फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज. ओके, ये केमिस्ट्री मतलब एकदम एटॉम्स और वो सब तो आ रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे और पूरी देखो फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज. अब बोल. हाँ એવું છે. સારું. हाँ 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 चलो. तो उनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि कोई एक साइंटिस्ट जो है वो कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, पूरी लाइफ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं. उनका जो इनपुट था वर्ल्ड के लिए और उनके जो कंक्लूजन, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो ज़्यादातर रिलेटेड टू फिजिक्स ही थे. ओके, तो उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था जे थॉमसन को. और उन्होंने बताया था कि जो एटॉम्स होते हैं दे आर न्यूट्रल. वो क्या होते हैं? न्यूट्रल. तो न्यूट्रल हो गए ना. पॉजिटिवली चार्ज सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं. तो हम बोलते हैं कि भाई एटॉम्स आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ पॉजिटिव ही भरा हुआ है. ओके, जैसे कोई आदमी को नहीं बोलते कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. ओके सर, पॉजिटिविटी वाली बात करो, ऐसे मतलब से पॉजिटिव है. लेकिन फिर कोई ऐसा होगा हमेशा ऐसे बोलती बात, अबे क्या होगा यार, अबे फेल हो गए तो क्या होगा, अबे याद आएगा या नहीं आएगा, ये एग्जाम में क्या होगा, अरे ऐसा हुआ तो क्या होगा. तो हुआ तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन नेगेटिविटी में फंस गए हैं. ओके, तो जो होगा वही बात करेंगे. तो दैट मीन्स अगर अंदर सिर्फ पॉजिटिव ही है तो हम बोलेंगे कि दैट एटॉम इज अ पॉजिटिवली चार्ज. डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो पढ़ना लेट स्टार्ट होगा तुम लोगों. सो एटॉम्स जो होते हैं अगर सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज होगा सो दैट इज पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं. लेकिन हमने बोला कि सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है जिसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स. सो अब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. दैट्स व्हाई जे थॉमसन ने क्या बोला कि एटॉम्स आर न्यूट्रल. वो न्यूट्रल है. ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है और ऐसा भी नहीं है कि उसमें सिर्फ नेगेटिवली चार्ज है. उसमें दोनों है, पॉजिटिवली चार्ज भी है और नेगेटिवली चार्ज भी है. एंड 99% केसेस
जितने पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं 99% केसेस। मतलब जैसे सोडियम है तो सोडियम हम बोल रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। ओके, सो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ओके, सो दे आर न्यूट्रल। और तुम्हें अगर एग्जाम में लिखना हो, एग्जाम्पल देना हो एग्जाम में, ओके, तो तुम वाटरमेलन का या वो पेस्ट्रीज वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, फिर अभी भी एक भाई साहब आए जिन्होंने बोला कि जे थॉमसन ने जो बोला है मैं उसके साथ सहमत नहीं, आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विथ व्हाट सर जे थॉमसन इज सेइंग। सो वो भाई क्या बोल रहे हैं, उनका नाम है रुथरफोर्ड और ई गोल्डस्टेन, जे थॉमसन एंड रुथरफोर्ड। इनके सारे एक्सपेरिमेंट की बात करें, ये 3 भाई साहब है जो हमारे एक्सपेरिमेंट में है, तो इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रुथरफोर्ड में से बनता है। ट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल की बात कर रहा हूँ। जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कहाँ से निकलता है, रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से निकलता है, ना कि गोल्डस्टेन और थॉमसन के। दैट डजंट मीन कि गोल्डस्टेन और थॉमसन का कुछ पूछा ही नहीं जाता, जनरली वो 1-1 मार्क में पूछा जाता है, और रुथरफोर्ड का 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो रुथरफोर्ड इंपॉर्टेंट है। अगेन रुथरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल ली थी, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, हम वो खाना गर्म रहे इसीलिए नहीं लेते एल्यूमिनियम की फॉइल, वैसे हाँ काजू कतली वाली, ओके, सो वैसे ही गोल्ड की फॉइल ली थी। ओके, सो अब दिस इज दी होमवर्क, क्यों गोल्ड की ली भाई? गोल्ड का प्राइस पता है कितना है? हम यहाँ मतलब एक के बाद हम कितना संभाल के गोल्ड को रखते हैं, और ये भाई गोल्ड से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, सो इसका आंसर है बुक में, पढ़ के आना। हाँ बोलो। सर गोल्ड दूसरे मेटल्स की तरह नहीं बनता, क्या नहीं? रिएक्ट वेरी गुड रीजन कि जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है। ओके, सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट ही नहीं होता, इसीलिए तो हम उसके ऑर्नामेंट पहनते हैं। सोचो कि जैसे वो झूठ का होता है, वो तुम पहनते हो तो वो कैसे हो जाता है, ब्लैकिश कलर का हो जाता है, कलर निकल जाता है, ब्लैकिश कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। ओके, सो अच्छा है कि क्यों वो रस्टिंग ऑक्सीडेशन सब होता क्यों है, क्योंकि दैट मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, जो मॉइस्चर है उसमें मॉइस्चर मतलब H2 मतलब H और O। ओके, और बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा तो है ही, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, सब कुछ है। सो लेकिन गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, लीस्ट रिएक्टिव है। वन रीजन करेक्ट है, लीस्ट रिएक्टिव है, वही है। और भी ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हो, बुक में है ही, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना तो मुझे भी पता चलेगा कि तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ओके, चलो, चलो एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया था वो दिखा देता हूँ। उन्होंने ऐसी गोल्ड फॉइल ली थी, ओके, और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स हैं। क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या है? हीलियम जो था, हीलियम He, ओके, He+2 जो होता है उसको अल्फा पार्टिकल मानते हैं, He+2। नाउ व्हाट इज +2 वो अभी हम धीरे से देखेंगे आगे जाके। एक्चुअली +2 का मीनिंग है कि उसके पास He का नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो उसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। और हमने अभी देखा He मतलब 2 मतलब E1, Z मतलब उसका एटॉमिक मास कैसा है? 4। तो ये 4 क्या है और एटॉमिक मास क्या है अभी आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन अभी हमें पता है 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हीलियम के पास है, He के पास है। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान में दे दिए। ओके, चैरिटी कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन की चैरिटी कर दी। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 ही तो थे और दोनों दे दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है।
ओके, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन की चैरिटी कर दी। चैरिटी मतलब कौन कर सकता है? कोई पॉजिटिव पीपल हो ना, वही कर सकता है आदमी, नहीं तो सब अरे मैं कहाँ से दूं, मेरे पास ही नहीं है, लेकिन इसने दे दिए अपने। ओके, सो जब दे दिए 2, ये तो याद रखने के लिए और वैसे भी अच्छी बात है। ओके, तो दे दिए मतलब कि कितने दिए? 2 दिए, तो 2 दिए इसलिए उसको बोलते हैं He+2। अगर 1 देता तो हम बोलते हैं He+1 लाइक दैट। ओके, सो अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या? He+2। तो He+2 को अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर इंपार्ट करवाया। क्या करवाया? इंपार्ट मतलब फेंका उसके ऊपर। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका, तो गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका तो अभी तक जे थॉमसन भाई ने क्या बोला था कि भाई एक ही एटॉम है, सिर्फ एक एटॉम, गोल्ड का एक एटॉम होगा, उसमें भी बहुत सारे पूरा भरा हुआ होगा वाटरमेलन के जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। दैट मीन्स अगर कोई रेज आ रहा है, ऐसा समझो कि कोई चीज आ रही है और यहाँ जैसे कि मैं यहाँ से बॉल फेंक रहा हूँ, तो बॉल यहाँ से यहाँ जा रहा है और बीच में दीवार आ गई, तो ऑब्वियसली वो साइड तो जाएगा नहीं। ओके, और ऐसा समझो कि बॉल की ही साइज, यहाँ बॉल की ही साइज है, यहाँ से बॉल आ रहा है और बॉल की ही साइज का दूसरा कोई सब्सटेंस यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा? या तो ये साइड में वापस आएगा या यहाँ ऐसे थोड़ा ऊपर टकरा के ऐसे चला जाएगा, से नीचे टकरा के ऐसे चला जाएगा, साइड में टकरा के ऐसे चला जाएगा, यहाँ टकरा के ऐसे चला जाएगा। दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऑब्वियस है, डायरेक्शन चेंज होगी, कोई बीच में आएगा तो। ओके, या तो फिर उसको तोड़ के चला जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं की। जैसे कि कोई एक पार्टिकल है, अभी मैं इसको यहाँ से जोर से आ रहा हूँ, तो या तो ये इसको हटा देगा कि हट मेरे रास्ते के बीच में से, और या तो ये रेस इसको हटा देगा, अरे भाई तू हट मेरे रास्ते से, ऐसे। तो या तो ये इसकी डायरेक्शन, ये जो हमारा एटॉम है, ये रेस की डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ऐसे करके ऐसे चला गया टकरा के, और क्या होगा? और तो फिर सपोज ये आ रहा है, ओए मैं नहीं हटूंगा, ये चीर के चला जाऊंगा ऐसे, लाइक दैट। ओके, तो वो पास हो गया। समझ में आया? ओके, 2 ही चीज हो सकती है, तीसरा तो कोई हो नहीं सकता, या तो वो जीतेगा या तो ये जीतेगा। तो हुआ क्या कि इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और इतने सारे नेगेटिवली चार्ज भी पार्टिकल है, वो तो एक एटॉम में, लेकिन ये तो कितने सारे एटॉम से एक गोल्ड की फॉइल बनी हुई है। एक्सपेक्टेड क्या है कि कोई भी रेज आएगी, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, टकराएंगे और रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। ये फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट चेंज इन द डायरेक्शन, कि उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, कि यहाँ से वो पास होके आ रहे हैं तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, क्योंकि किसी से टकरा गए ना, टकरा गए तो एक्सपेक्टेड क्या है कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होता है वो बहुत बार नहीं होता है। ओके, सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, जो भी डाला ऐसे चीर चीर के निकल ही जा रहा है। ओके, मतलब जो भी चीज डाल रहे हैं ढूब 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 सीधे के सीधे ही जा रहे हैं। ओके, किसी की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई। ओके, उन्होंने देखा था उनके अकॉर्डिंगली 12,000 अल्फा पार्टिकल डाले ना, उसमें से एक 12,000 में से 11,999 चीर के चले गए और सिर्फ एक था, उसी की डायरेक्शन चेंज हुई। तो अंदर एक ही पार्टिकल है, मतलब हम जो बोल रहे थे अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स इतनी बड़ी फॉइल में सिर्फ एक प्रोटॉन है या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा? तो ये तो फिर जो थॉमसन जी गलत हो गए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि थॉमसन भाई आपकी बात गलत है और रुदरफोर्ड की बात सही है। फिर नोबेल पुरस्कार ले लिए? नहीं, एक बार दे दिए फिर वापस नहीं लेंगे। तो अगर तुम कुछ गलत चीज भी कर रहे हो, गलत इन द सेंस वो वाला गलत नहीं, ऐसे गलत, ओके, तो अगर तुमने कुछ किया लेकिन वो सही नहीं है, लेकिन जब तक कोई प्रूव नहीं करता कि वो सही नहीं है, तब तक तुम सही हो। ओके, सो याद रखना ये बातें, कुछ भी चीज करो जब तक कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई प्रूव करने वाला नहीं है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तब तक तुम सही ही कर रहे हो। जैसे पेरेंट्स होते हैं, बोल रहे ऐसा मत करने का, ये नहीं करने का है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, पेरेंट्स बताते रहते, टीचर बताते रहते, ये न्यूमेरिकल ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। क्लास 10 प्लीज, सो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे पेरेंट्स चाइल्ड को बताते रहते हैं। ओके, तो ऐसे बताते रहना, दैट मीन्स होगा क्या
ओके होगा क्या कि अगर बताया है तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि अच्छा मैं जो कर रहा था वो क्या था, गलत था। तब समझ में आएगा ना कि हाँ गलत था, नहीं तो हम तो यही मानेंगे हाँ मैं कर रहा हूँ सब सही है सब सही है सब सही है। लेकिन फिर पेरेंट्स हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट से उनको एक्सपीरियंस हुआ है और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, लाइक दैट। ओके तो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किया कि जे थॉमसन जी जो बोल रहे थे दैट वाज रॉन्ग। समझ में आया? ओके सो क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर तो याद रह गया पूरा। क्या किया था, एक बॉक्स लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स डाले, अल्फा पार्टिकल्स मतलब He+2 वो डाले और गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल पे एक्सपेक्टेड था कि जो अल्फा पार्टिकल्स डाले हुए हैं वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दैट मीन्स वो रॉन्ग प्रूव हो गए, क्योंकि इतने सारे अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते वो भी सिर्फ एक एटॉम में तो डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो इतने सारे गोल्ड के एटॉम से एक फॉइल बनी हुई है, फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, ध्यान से सुनो। पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, जैसे मैंने बताया सारे ही चले गए। ओके मोस्ट ऑफ द, देन सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, सम एकदम फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, मतलब ऐसे आए और थोड़ा ही ऐसे जा, इतना ये भी ज्यादा हो गए, ऐसे आए और ऐसे गए, ये देखो कितना स्मॉल एंगल है। ओके ऐसे आए और ऐसे, देखो स्ट्रेट नहीं है लेकिन एकदम भी मुड़ नहीं गया है। ओके तो मेजॉरिटीली passing straight, some deflected by very small angle, and 1 in 20,000, 12,000, 1 in 12,000 particles appear to the rebound. फिर से रिवर्स आए, मतलब कि यहाँ पर है और यहाँ से सब जा रहे हैं, ऐसे करके ये चला गया, ऐसे करके ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, ऐसे करके ये थोड़ा डिफ्लेक्ट करके ऐसे चला गया। लेकिन 12,000 ऐसे डाले तो 12,000 में से एक ऐसा था तो ऐसे डाला, टकराया और उसको कोई टक्कर का मिला और फिर वहीं से वो अच्छा ठीक है भाई मैं हारा, मैं जा रहा हूँ वापस, तो वो रिबाउंड हो गया। ओके 12,000 में से एक बार ऐसा हुआ, और जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि वो जो एक बार भी हुआ ना, वो कौन सा रिटर्न आया है, ये ऊपर नीचे वाला रिटर्न नहीं आया है, एकदम सेंटर में से जो पास हुआ था सेंटर वाला वही रिटर्न आया है। सेंटर में से, सेंटर की डायरेक्शन में जा रहा था, टकराया और वही डायरेक्शन में रिटर्न आया। समझ में आया? ओके तो ये उसके ऑब्जर्वेशंस थे। तो कंक्लूजन्स कल देखेंगे, लेकिन कंक्लूजन यही है क्या, अगर सेंटर से ही पास आ रहा है मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि पूरे का पूरा एटॉम खाली है। खाली है ना, तो खाली नहीं होता तो ये होना चाहिए था, ये अगर खाली होता तभी तो चला जा रहा। ओके सो खाली है, दैट इज मोस्ट ऑफ द एटॉम इज एम्प्टी। थोड़े थोड़े सम एंगल्स मतलब थोड़े जो रेज है और पार्टिकल्स है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स, मतलब पूरा खाली नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ है, जैसे ये डायरेक्शन चेंज की तो यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधा गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधा गया, लाइक दैट। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, उससे पता भी क्या चला, द पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ऐसा क्यों पता चला? एक्चुअली तुमने जो पास किया है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है He+2, तो प्लस और प्लस के बीच में तो रिपल्शन होगा, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है तो रिपल्शन मतलब जा रहा है और नहीं डर लग रहा है वापस आ गए, तो वैसा तो 12,000 में एक ही था सिर्फ, बाकी तो सारे चले गए और डिफ्लेक्ट हो गए, तो मतलब उनका अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। ओके एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटॉम। तो इससे पता क्या चला कि सारा जो मास है वो मास एकदम एक पर्टिकुलर जगह पे सेंटर पे ही ऑक्यूपाइड है, बाकी सारी जगह पे नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है मेजॉरिटीली कहां पर है, सेंटर में। इन्होंने ऐसा बताया मेजरली कहां पर है, सेंटर में। ओके सो और एक बात तुम्हें बता दूं कि उन्होंने बोला था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम लेस मास ऑफ द प्रोटॉन, मतलब इतना लेस है कि भाई नेग्लिजिबल ही करो। 2000 टाइम लेस मतलब कि
मतलब कि मास ऑफ एक प्रोटॉन अगर होगा 2000 kg 2000 टाइम्स, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1 kg। समझ में आ रहा है? 1 kg सिर्फ प्रोटॉन का। अगर ये तो एग्जांपल के लिए बताया, आप कितने किलो लोगे? 2000 kg, ओके, सो 2000 टाइम्स लेस है, ओके, सो 1 kg यहाँ पर है, तो वहां पर मास कितना हो जाएगा 2000। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे एक जीरो कम किए, सो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 0.1, यहाँ पे हो गए 20, यहाँ पे 0.01। तो अगर प्रोटॉन का मास है 2 kg, तो इसका मास कितना हो गया 0.001 kg। सोचो। और अगर ग्राम में लिखना हो कि प्रोटॉन का मास है 2 ग्राम, तो इसका मास है 0.001 ग्राम। कितना कम है, नेग्लिजिबल ही है ना। 0.001 ग्राम मतलब क्या भाई? ओके, तो नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन का मास जनरली टेकन एज नथिंग, जीरो। तो दैट डजंट मीन कि उसका मास नहीं है, मास है, प्रोटॉन की कंपेयर में बहुत कम है। ओके, जस्ट लाइक कि अर्थ की कंपेयर में मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि अरे सपोज हम अर्थ पे खड़े हैं, ओके, तो अंदर क्यों नहीं चले जाते? अरे भाई उसका मास हमसे ज्यादा है, हमारे ऊपर अर्थ रखे तो हम नीचे चले जाएंगे, लेकिन हम अर्थ पे ऊपर हो तो हम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि मास का कितना वेरिएशन है। समझ में आ रहा है? ओके, जस्ट लाइक ऐसा समझो कि एलिफेंट के साथ में चींटी, तो एलिफेंट के ऊपर चींटी बैठे तो मतलब कितना हल्का वजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पता ही नहीं चलेगा। ओके, चींटी के ऊपर एलिफेंट पता ही नहीं चलेगा, मर ही जाएंगे। समझ में आया? ओके, सो नेग्लिजिबल। और जो सेंटर की बात की कि सारा जो पार्टिकल है वो सेंटर में ही होगा, सारे जो चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर में होंगे, उसका उन्होंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ द एटॉम वेयर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ऐसा इन्होंने बोला। फिर हम आगे जाके बोलेंगे कि भाई ये भी बात सही नहीं है। ओके, तो और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऐसा भी ना बोलना हो तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो एटॉम है उसका जो सेंटर है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वेयर मेजॉरिटी ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ मास है एटॉम का वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर। और मेजॉरिटी ऑफ मास किसका होगा? प्रोटॉन का ही तो होगा, इलेक्ट्रॉन का तो हमने बोला नेग्लिजिबल है। समझ में आया? तो इससे इन्फ्लुएंस ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्रोटॉन तो 100% सेंटर में ही होंगे, क्योंकि सेंटर से ही तो सब कुछ रिटर्न जा रहा है, बाकी सब तो ऐसे सीधा सीधा ही निकल गया। समझ में आया? ओके, सो बाकी हम कल देखेंगे। हेलो, हाँ विनोद भाई।